हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें इनके एग्जांपल्स हमें अपने चारों तरफ हमें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दैट इज चैप्टर नेम इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब ये जो इसका टाइटल है, इसी से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? किसी भी जो हमें अगर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स अगर पड़े हैं तो उनके अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करते हैं, अलग अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ या कोई और पर्पज़ के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग रखना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समटाइम हमारी बुक्स और अगर टॉयज़ और भी कोई अगर होम एसेंशियल्स हैं, वो अगर मिक्सअप हैं तो हमें अगर उनको सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टॉयज़ अलग कर लेंगे, फिर बुक्स अलग करेंगे, उसमें से स्टेशनरी निकाल लेंगे। तो वो चीज़ें जहाँ हमें रखनी है, अगर टॉयज़ जो हैं वो हम जहाँ पे हम प्ले करते हैं वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। बुक्स जो हैं, जो हमारी अलमीराज है या बुक शेल्फ्स हैं, हम वहाँ रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ये हमने क्या किया? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। ओके, एंड इस चैप्टर में जब स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट जो आपका जो हेडिंग है दैट इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? अगर आप मुझे अभी वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। एंड ये बोर्ड जो मेरे पीछे है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। चेयर, टेबल, आपके रूम में जो भी सामान पड़ा है, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। बट ये ऑब्जेक्ट और मटेरियल का क्या रिलेशन है? सो ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स। ओके, मटेरियल क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेज हैं, जैसे चेयर है वो या तो प्लास्टिक की है या वुड की है, तो वुड और प्लास्टिक इज अ मटेरियल। लेकिन उस वुड से टेबल बन गया, वो ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक से चेयर बन गई, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन क्या है? किसी मेटल का बना हुआ है, आयरन का या कोई अलॉय हो सकता है। सो वो जब वो मेटल था, वो आयरन एक मेटल है, लेकिन अब वो उससे फैन बन गया, वो ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट और मटेरियल का क्या रिलेशन हुआ? ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मटेरियल। ओके, समझ आ रहा है? आई होप। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो आपकी जो बुक में जो चैप्टर है उसके जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं उनमें इन्हीं चीज़ों के बारे में वेरियस एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है। कहीं कोई टेबल दिया हुआ है, उसमें एक साइड ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, दूसरी साइड में ब्लैंक छोड़ा हुआ है, मटेरियल बताइए कि वो किस किस चीज़ के बने हैं। तो वो आप इजीली बता दोगे। उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, समटाइम एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर वो वैसे टेबल आ जाते हैं। ओके, एंड सेकेंड पेज से जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का शुरू होता है दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कि जितने भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए, अब मटेरियल्स को जो सॉर्ट करना है उसके लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज उन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही उनको सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये हेल्प भी करते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से जो गार्बेज कलेक्ट करने जो व्हीकल्स आते हैं हमारे घरों के बाहर, आजकल थ्रू आउट इंडिया गार्बेज कलेक्शन का जो सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप हो गया। हमारे घरों के बाहर नॉर्मल ट्रॉलीज आती हैं सुबह सुबह, या गार्बेज कलेक्शन के लिए कुछ नगर परिषद के व्हीकल्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने घर से डस्टबिन उठाते हैं, उसमें डंप कर देते हैं, उसमें खाली कर देते हैं। फिर क्या होता है? ये सारा जो वेस्ट होता है, अभी इंडिया में हो रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये सारा जो वेस्ट होता है ये पर्टिकुलर एक जंकयार्ड में जाता है, वहाँ पे वो डंप कर देते हैं। देन आफ्टर वहाँ पर भी मटेरियल को सॉर्ट किया जाता है उनकी इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। और उनको हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं? वो कचरे को सॉर्ट क्यों कर रहे हैं? भाई कचरे को सॉर्ट करेंगे तभी वो यूजेबल फॉर्म में आएगा, अदरवाइज वो उसको हम फेंक देंगे तो वापस अगेन वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, वेरियस पॉल्यूशन, वेरियस वो एक डिजीज़ का सोर्स बन जाएगा। तो वहाँ भी क्या होता है? उस गार्बेज को भी सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करने का मतलब उसमें से आयरन को अलग निकाल लो, उसमें से प्लास्टिक को अलग निकाल लो। ठीक है, और अगर उसमें कोई ग्लास के पीसेज हैं तो उनको अलग निकाल लो, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिसाइक्लेबल। ठीक है, आयरन जो है वो आयरन ऑलवेज रिसाइक्लेबल है। उसका कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपके हाथ में कोई पेन है जो उसके अंदर अगर उसका जो आगे का निडल है जो मेटालिक है वो भी रिसाइक्लेबल है। सो इन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं, उससे बहुत से एडवांटेज हो सकते हैं। मटेरियल की जो कंजप्शन है
जो नया मटेरियल आना था, अगर पुराने को ही हमने रिसाइकल कर लिया तो नए मटेरियल की बाइंग हमें कम करनी पड़ेगी। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो सॉर्टिंग जो है इसका एडवांटेज हम हर जगह पे ले सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग करने के पीछे हमें बेसिकली जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कि कैसे पता करेंगे कि ये चीज़ जो है ये आयरन है, या कोई चीज़ जो है वो प्लास्टिक है, या कोई चीज़ जो है ग्लास के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ग्लास की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है। फिलहाल अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके सिलेबस में ओनली ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं मटेरियल्स को सॉर्ट करने में, वो आपकी सीनियर क्लासेस में आएंगी, उनको तब स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मीनिंग क्या है? अपीयरेंस इज लुक्स, ओके। लुक्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो लुक्स हैं वो उसकी अपीयरेंस है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं हमारे घरों में, देखिए यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल हैं, सारे स्टील हैं, वो चमकदार होते हैं। अगर न्यू आप आयरन बार लेके आते हैं तो वो भी चमकदार होती है, उसको बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं? उस चमक को क्या बोलते हैं? लस्टर। वो क्या है? लस्टरस है, ठीक है। मेटल्स आर लस्टरस, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। ऑन अदर हैंड जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या है? प्लास्टिक है, वुड है, ये क्या है? नॉन मेटल हैं, ठीक है। जो मटेरियल्स हैं उनको अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करें तो मेटल एंड नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल कौन से हैं? मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? दीज आर लस्टरस। और मेटल कौन कौन से होते हैं? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। हमारे किचन में भी होते हैं ना, ये आपको मैं इजीली होते तो और भी बहुत से जगह पर हैं, लेकिन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको घर के अंदर अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। सो हमारे किचन में हम जाएंगे तो हमें एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, बर्तन। यूटेंसिल मीन्स बर्तन। वहाँ पर हमें वेरियस अलग अलग बर्तन जो हैं वो अलग अलग मेटल के मिल जाते हैं। आजकल कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं इन दीज डेज, कि वो डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। कॉपर का जग लीजिए, तांबे का जग, उसमें अगर हम पानी डाल के रखते हैं रात को और सुबह उस पानी को पीते हैं तो डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, और भी इस तरह की बातें उसके बारे में बताते हैं। तो दीज आर द मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल कौन से हो जाएंगे? नॉन मेटल जो होते हैं जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, और भी हो सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये क्या होते हैं? ये लस्टरस नहीं होते। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? डल होती है। इनकी अपीयरेंस डल होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मेटल्स के बारे में जो आपकी बुक में बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है, अबाउट द लस्टर। जो ये प्रॉपर्टी है, जो चमक है मेटल की, ये कुछ टाइम बाद डल हो जाती है, लेकिन वो हर एक मेटल की नहीं होती है। सिर्फ उसी मेटल की जो चमक है, जो लस्टर है, वो डल होती है जो हम बिना क्लीन किए रख देते हैं, और वो काफ़ी टाइम तक, डेज और मंथ्स ऐसे ही पड़ा रहता है, और नॉर्मल जो इन्वायरमेंट में, एयर में जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके ऊपर उसका लस्टर, जो चमक है उसकी, वो कम हो जाती है, और उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। उसको हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में हम कह देते हैं जंग लगना, ठीक है। तो वो उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है, उसकी वजह से उसकी जो लस्टरस, उसकी जो चमक है, जो उसका लस्टर है, वो डल पड़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स डल कलर के होते हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल दोनों का एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, याद कीजिएगा, एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज अबाउट हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? भी आप एक वुड का पीस लीजिए और एक फॉर्म का पीस लीजिए। फॉर्म जो हमारे कुशन्स वगैरह में या हमारे सोफाज में होती है, वो वाली फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इजीली अवेलेबल है। दोनों को प्रेस करके देखिए, आप फॉर्म को इजीली प्रेस कर सकते हैं, बट जो वुड का पीस है या कोई मेटल का पीस है उसको हम प्रेस नहीं कर सकते। तो जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते वो हार्ड है, और जिसे हम प्रेस कर सकते हैं वो सॉफ्ट है। सो दिस इज अबाउट हार्डनेस। ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपीयरेंस के बारे में बताया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को उनकी अपीयरेंस के बेस पे सॉर्ट किया, कि जो नॉन लस्टरस थे
या डल लुक्स थे वो नॉन मेटल हो गए, या वो वुड एंड ग्लास हो गए। हमने क्या किया यहाँ पर, अगर हम इनको सॉर्ट करें अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, कोई भी हमें एक ग्रुप ऑफ मटेरियल हमें दे दिया जाए, लिस्ट ऑफ मटेरियल हमें दे दें और हमें कहें कि उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करो, तो हम एक तरफ लिख देंगे जो लस्टरस हैं और एक तरफ लिख देंगे जो डल हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम इधर हम लिख देंगे कि यहाँ आयरन आता है, यहाँ हम लिख देंगे कि वुड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपीयरेंस के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हार्डनेस के बेस पे भी हम जो हमें अगर कोई लिस्ट ऑफ मटेरियल दिया जाए तो उससे हम सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने एक लाइन लगाई, एक तरफ हमने वो मटेरियल लिखे जिनको हम अपने हाथ से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वुड जो है वो हार्ड होती है, एक फोम का पीस या फिर रबड़ का पीस जो है वो कंप्रेसिबल होता है, रबड़ भी कंप्रेसिबल है, तो रबड़ सॉफ्ट के अंदर काउंट करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाए, मतलब घुल जाए, और इनसॉल्यूबल जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वाटर में नहीं घुलता। इसके बेस पे भी हम, अगर हमें कोई लिस्ट अगर मटेरियल की दिया जाए, हमें कोई देते हैं, तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, एक तरफ सॉल्यूबल दूसरी तरफ इनसॉल्यूबल। अब ये सॉल्यूबल कौन से है? जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ शुगर। हमने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें 2 स्पून ऑफ शुगर हमने ऐड की और उसको हमने स्टीयर करना शुरू कर दिया किसी स्पून से। स्टीयर मतलब उसको घोलने के लिए हम चम्मच को अंदर घुमाना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीयरिंग। ओके, तो स्टीयर करेंगे अगर वो सब्सटेंस, जैसे मैंने यहाँ पे शुगर का एग्जांपल लिया, शुगर अगर उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है देन शुगर इज अ सॉल्यूबल। एंड अगर उसकी जगह, शुगर की जगह पर हम सैंड डाल दें तो क्या सैंड डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी पानी में? नो, सैंड इनसॉल्यूबल होती है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को भी सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक की। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट या सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंक का मीनिंग क्या है? सिंक का मतलब डूबना, फ्लोट का मतलब तैरना। तो भाई ये प्रॉपर्टी हमारे किस काम की है? कोई ऑब्जेक्ट डूब रहा है या सिंक कर रहा है या फ्लोट कर रहा है, हमें क्या काम आएगा? बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी अलग अलग जगह पे एप्लीकेशंस होते हैं। लाइक अगर स्विमिंग के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कंपनी को कोई अगर कंपोनेंट तैयार करना है स्विमिंग के पर्पज़ से, सो वो उस टाइम पर ये प्रॉपर्टीज़ काम आएगी। लाइक आपका जो ट्यूब होता है या फिर जो सेलर्स होते हैं जो सेल करते हैं शिप में, वहाँ के लिए अगर कोई फर्नीचर डिज़ाइन हो रहा है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती है, तो वहाँ पर ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो काम आती हैं कि वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ करें जो फ्लोट कर सके, सिंक ना हो किसी इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, इस तरीके और भी बहुत से एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो द ऑब्जेक्ट्स विच सिंक और फ्लोट, उसके ऊपर भी हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, आपको एक ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सीजर दिया हुआ है और कुछ और हल्की चीज़ें भी दी हुई हैं, एक वुड का पीस दिया होगा एंड एक कोई की दी हुई है। ये सब चीज़ों को आप जब पानी में डालते हो, कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर फ्लोट करने लग जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बॉटम में चली जाती हैं। जैसे इसमें आप एक हनी को भी ले सकते हैं कि अगर आपने हनी वाटर के अंदर डाला है तो वो कुछ देर के लिए तो वो उस पर ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन बाद में सिंक कर जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, दो ऑब्जेक्ट जो हम फेंक रहे हैं पानी के अंदर या डाल रहे हैं पानी में, उसका सेल्फ वेट कितना है एंड उसका शेप और साइज़ कितना है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आप एक निडल लीजिए, उस निडल को अगर आप सीधा फेंकते हैं वर्टिकल में, अगर उस निडल को आप वर्टिकल में फेंकेंगे तो वो पानी में डिप कर जाएगी, लेकिन उसी निडल को आप अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल में उस वाटर के ऊपर दोबारा गिराएंगे सेम उसी जगह पर, तो वो फ्लोट करने लगेगी। अब इसमें फ़र्क कहाँ आ गया? इसमें क्या डिफरेंस आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल पोजिशन में फेंक रहे थे उस पानी के अंदर, तो जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस जो वाटर के साथ था वो कम था, लेकिन जब हमने इसको ऐसे फेंका तो जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस था इस निडल का वाटर के साथ, वो
इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। यही रीज़न है कि हम अगर छोटा सा स्टोन अगर हम पानी में फेंकते हैं तो वो तो डूब जाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े शिप जो हैं वो फ्लोट करते हैं, जिनमें 500 रूम्स होते हैं या हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं बड़े बड़े शिप्स में, वो जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, फ्लोट करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ जनरली ऐसा शिप्स में होता है। जब शिप अगर जो मिड इन द सी शिप, वैसे तो ट्रैवल करने के लिए उसको एक डायरेक्शन में जाने के लिए इंजन्स की ज़रूरत होती है, उसके अंदर एक इंजन होता है। अगर लेट्स से कि अगर उसका इंजन में कोई फॉल्ट आ जाता है मिड इन द सी, जब वो सी के बीचों बीच है, तो क्या होगा? तो वो डूबेगा नहीं, बिकॉज उसकी शेप को ऐसे बनाया गया है कि उसका इतना कॉन्टैक्ट पानी के अंदर रहता है, पानी की सरफेस के साथ रहता है कि वो उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा। उस टाइम पर उसको डायरेक्शन देने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है कि इसको इधर ऑस्ट्रेलिया जाना है या इंडिया की तरफ जाना है, अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर इंजन जो है वो डायरेक्ट करता है, उसके फोर्स की हेल्प से वो मूव करता है। बट अगर किसी टाइम पे उसका इंजन ऑफ हो जाता है शिप का मिड इन द सी, तो वो फ्लोट करता रहेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक चीज़ें होती हैं। वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉन्टैक्ट सरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा और कौन सा फ्लोट करेगा। बट अभी के लिए क्लास 6 के लिए आपको सिर्फ सॉर्टिंग करना आना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो डिप करेगा और कौन सा जो है वो फ्लोट करता रहेगा, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट जो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं। आप बहुत सी कन्फेक्शनरीज की जो शॉप होती हैं जहाँ से हम टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ वगैरह लेने जाते हैं, ऐसी शॉप्स जो आसपास हैं आपके घरों के, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ क्या देखोगे, वहाँ पे जितनी भी कैंडीज़ होती हैं, ज़्यादातर कैंडीज़ को ट्रांसपेरेंट जार्स में रखा जाता है। उसके आर पार हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी कैंडीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो सब्सटेंस या फिर जो ग्लास के पीसेज हैं जिनसे हम आर पार एकदम क्लियर देख सकते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ऑन अदर हैंड कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल एक्सरे शीट है। अगर एक्सरे शीट को आप सामने रख के किसी पर्सन के आगे बीच में हम अगर एक पर्सन सामने खड़ा है और उसको हम अगर एक्सरे शीट से देखें तो एक्सरे शीट में हमें हो सकता है कि उसका एक शेडो सा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि एक्सरे शीट के दूसरी तरफ कौन सा आदमी है। या फिर समटाइम कुछ विंडो ग्लास ऐसे होते हैं जिनमें डॉट 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 बने होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाहर की लाइट तो आ जाती है लेकिन बाहर कौन खड़ा है उसके बारे में नहीं पता लगता, ओनली उसका आउटलाइन एक शेप हमें दिखता रहता है। तो इस तरीके का जो ग्लास या इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो इसमें आता है वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक जिसमें से हम बाहर नहीं देख सकते, जिसके हम आर पार, ठीक है, वी कांट थ्रू दोज ऑब्जेक्ट्स, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वुड एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी ओपेक है। आप मेरे आर पार नहीं देख सकते ना, यहाँ से मेरे पीछे से बोर्ड आपको दिख रहा, मेरी साइड से दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ उतना एरिया का जो बोर्ड है वो आपको विजिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। आई होप कि ये बड़ा इजी सा चैप्टर था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है, यू कैन कॉल मी ऑन माय कॉन्टैक्ट, आई विल गिव द नंबर इन डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, सब्सक्राइब दिस चैनल विद द नेम ACC ट्यूटोरियल और गुरमीत SGNR, दोनों उससे सर्च कीजिए, कुछ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा चैप्टर 5 का वीडियो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।